हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। सो टुडे इज डे 4 एंड इस इनिशिएटिव के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस इनिशिएटिव में हम आपसे डेली क्वेश्चंस शेयर करते हैं एट 11 AM हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अब आइडिया ये है कि आप अपने आप आंसर्स लिखिए, आप करंट अफेयर्स या जो भी सोर्सेज है इंटरनेट पे आप उसको रेफर करें और अपने खुद के आंसर्स लिखिए। इससे एक स्किल बिल्डिंग होती है। अब हम चाहते हैं आप इसको पोस्ट करें अपने आंसर्स को, सो दैट वी कैन रीड इट ऑल्सो एंड योर फ्रेंड्स या योर पीयर्स कैन इवेल्युएट इट। तो आपस में आप कर सकते हैं, ये भी एक हेल्दी ट्रेंड बन जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग एट 8 PM हम लोग एक एनालिसिस वीडियो डालते हैं जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डायमेंशंस शेयर करते हैं फॉर आंसर राइटिंग। सो मेनी टाइम्स व्हेन आई हैव सीन द आंसर्स, वो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट नहीं होता है, उसकी अप्रोच का थोड़ा इशू होता है। सो दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू इन गेटिंग अ फीडबैक, गेटिंग अ अप्रोच कि क्या होनी चाहिए आंसर राइटिंग की, आपको हेल्प करेगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं विद रेफरेंस टू टुडेज आंसर राइटिंग। सो आज दो टॉपिक्स मैंने उठाए हैं, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिक्स। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होने वाला है, ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी अ मीटिंग, देयरफॉर दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, और ब्रिक्स का हो चुका है। सो देयरफॉर दीज टॉपिक्स आर इन एनी केस दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये न्यूज़ के अंदर है तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है ऑफ डिस्कसिंग दीज आंसर्स। अब ये जो टॉपिक्स है आपके, दीज आर जनरल स्टडीज टू इंटरनेशनल रिलेशंस। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The SCO, Shanghai Cooperation Organization, has emerged as a key regional organization in the Eurasian space. In light of the above statement, discuss the opportunity for India. भाई SCO ग्रुप है, इसका कोई फायदा होगा तभी इंडिया इसका मेंबर बना होगा, विच हैपेंड इन द अस्ताना समिट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए, आपका प्री भी आ रहा है। सो विद द अस्ताना समिट जब इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइंट, तो इंडिया को कोई रीज़न हुआ होगा वाई इंडिया वॉज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बताइए, इस क्वेश्चन में आप बताइए कि SCO के बारे में ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, बेसिक से बताइए उसको, फिर बताइए कि वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, बताइए उसके GDP फिगर्स दीजिए, उसका टेरिटरी दीजिए, पॉपुलेशन साइज दीजिए। दैट इज़ वन ऑफ द वे ऑफ सेइंग कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पैक्टफुल है, तो आप ऐसे इसको बताइए यहाँ पे। उसके बाद आप बताइए अपॉर्चुनिटीज़, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। अब ये यहाँ तक तो लॉजिकल था कि क्वेश्चन के बेसिस पे आपने बता दिया, पर अगर आप देखें यहाँ पे लिखा है डिस्कस तो डिस्कस लिखा है, तो अब हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। डिस्कस बड़ी अच्छी चीज़ होती है, तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी है, देयर इज ओपन एंडेडनेस। सो वी कैन मेंशन द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया एंड देन से कि यार अपॉर्चुनिटीज़ तो है पर फिर कुछ मुश्किलें भी हैं या चैलेंजेस है, तो आप बताइए इसमें चैलेंजेस, और फिर बताइए एक वे फॉरवर्ड कि आगे क्या करना चाहिए। और वैसे भी जब आप IAS का तैयारी कर रहे हो, राइट, यू विल बी राइटिंग रिपोर्ट्स, यू मस्ट बी राइटिंग पॉलिसीज, तो वो भी ऐसा ही कोई तरीका होता है वहाँ पे। सो दिस इज़ द सेम यू हैव टू डू हेयर इन द एग्जाम ऑल्सो। तो वैसे सोचिए और इसको आंसर को लिखिए, सोचिए कि आप पॉलिसी मेकर है और आप बता रहे हैं भाई क्या करना चाहिए बेस्ड ऑन एविडेंस एंड फैक्ट्स। सो दैट इज़ द अप्रोच दैट शुड बी देयर। अब ये न्यूज़ क्लिपिंग्स है जो मैंने उठाई है, आज ही की है, ठीक है, मतलब जस्ट अभी उठाई है, तो आर्स आप देख लीजिए, कितना ज़्यादा नहीं है। तो अब इंडिया यहाँ पे SCO के अंदर मीटिंग होने वाली है, समिट, तो इंडिया विल बी डिस्कसिंग द इशू ऑफ टेररिज्म एंड अफगानिस्तान, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे ये लोग टेररिज्म और अफगानिस्तान की तो बात कर रहे हैं, तालिबान का मतलब ही हो गया, ये लोग ईरान के बारे में बात करेंगे और ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू भी उठाएंगे। एक तरह से हमें पता लगता है कि SCO का सिग्निफिकेंस क्या है, और ये इंडिया के इंटरेस्ट को भी दर्शाता है इन अ वे, क्योंकि इंडिया ये इश्यूज को पुट अप करेंगे वहाँ पे। चलिए अब SCO के बारे में देखते हैं। SCO, तो SCO के कुछ पहले बेसिक फैक्ट्स कवर कर लेते हैं, सो दैट एक प्रीलिम्स के साइड से भी हो जाता है थोड़ा सा। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे शंघाई पैक्ट भी कहते हैं, दिस इज अ यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक
एंड सिक्योरिटी अलायंस। ये वर्ड्स की वर्ड्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो सिर्फ इकोनॉमिक साइड पे देखती है ना, पर यहाँ पे सिक्योरिटी साइड भी है। सिक्योरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है फेमस, दैट इज नाटो, राइट। सो दिस इज अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एज वेल एज सिक्योरिटी अलायंस। इनकी एक अपनी फोर्स है नाटो के लाइंस पे, दैट इज नोन एज रैट्स। चलिए अब इसको मैप पे देखते हैं। सो दिस इज द यूरेशियन रीजन, प्राइमरीली दिस इज द रीजन यूरेशियन। ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका एशिया हो गया। सो द सेंट्रल एशियन रीजन, प्राइमरीली वेस्ट एशिया, वो आपका यूरेशियन रीजन बन जाते हैं। अब पहले इसका नाम शंघाई 5 होता था, ठीक है। बाद में उज्बेकिस्तान जॉइंड एंड अदर कंट्रीज जॉइंड, एंड इसके साथ साथ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो जॉइंड एट दी अस्ताना समिट इन कजाकिस्तान। अब इस ये ऐसे ना प्रिलिम्स में आ सकता है, लाइक ऐसे आ रखा है, ये नहीं कि इमीडिएटली इंडिया ने ज्वाइन किया तो आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड विद रेफरेंस टू ब्रिक्स आल्सो लाइक दिस। सो अस्ताना समिट, तो ऐसे आ सकता है कि अस्ताना समिट इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ABCD, 4 ऑप्शंस। अच्छा वापस आते हैं, तो आप ब्रीफली बता सकते हैं दैट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द रीजन, ठीक है। आप नहीं भी मेंशन करें तो चलेगा। फिर आप बताइए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका भार क्या है, वेट क्या है। तो बताइए दैट दिस इंक्लूड 60% ऑफ द यूरेशियाज टेरिटरी, अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स GDP। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आप कंट्रीज देख सकते हैं, आप नोटिस कीजिए अफगानिस्तान इज नॉट इंक्लूडेड, अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है। एंड वन मोर सेंट्रल एशियन कंट्री इज नॉट अ मेंबर, ये मंगोलिया हो गया आपका। तो जो कंट्रीज मेंबर नहीं है बस उतना याद कर लीजिए, बाकी सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर इंक्लूडेड। अब व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, मैप पे देखते हैं। IR वैसे ही जियोपॉलिटिकली होता है सारा, ठीक है, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स। सो मैप के थ्रू देखते हैं। सो सबसे पहली बात जो इंडिया का कंसर्न है, इंडिया इज इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। इंडिया वाज इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट्स ऑफ अफगानिस्तान ऑल्सो, और सबसे बड़ा उसका इंटरेस्ट है कि वहाँ पे रीजनल सिक्योरिटी रहे। क्योंकि अगर सिक्योरिटी ही नहीं रहेगी वहाँ पे, तो मान लीजिए इंडिया ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंडिया इज इंगेजिंग विद इट, वो सारा खराब हो जाएगा। जैसे आप अफगानिस्तान में ही देख सकते हैं, वो पार्लियामेंट बिल्डिंग में तालिबान वाले बैठे हुए थे, तो सब नुकसान हो जाएगा, वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडिया वांट स्टेबिलिटी इन दिस रीजन। और अगर मान लीजिए यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है इन दीज कंट्रीज, तो ये दिस कैन पर्कुलेट थ्रू इंडिया ऑल्सो, एंड पर्टिकुलरली द रीजन ऑफ कश्मीर। सो दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न। और हम लोग इसी का क्यों बात कर रहे हैं एक्चुअली, अगर देखा जाए तो, बिकॉज सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अगर आप इनकी नेचर ऑफ कंट्रीज देखो, दे आर अ बिट वीक। There is a weakness, there is a possibility of a negative sentiment against the ruling elites, ruling class. Therefore, there is a probability that these countries will be adversely affected. अभी रिसेंटली अगर आप देखें अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में, मैं फर्स्ट और थर्ड कंबाइन कर रहा हूँ। सो अगर अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में देखिए, आप अफगानिस्तान की लोकेशन देखिए, यहाँ पे अब तालिबान आ गया है, यहाँ पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचा जा रहा है कि दैट देयर विल बी इंक्रीज मिलिटेंसी इन द सेंट्रल एशियन रीजन, जो यहाँ से कनेक्टेड है। सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न ओवर हियर, ठीक है। सो दिस इज अ कंसर्न। सो स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान ऑल्सो, आई मीन इंडिया का इंटरेस्ट है। मतलब आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि रीजनल सिक्योरिटी कैसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और अब अफगानिस्तान का भी इशू आ गया है। नेक्स्ट आते हैं विद टू द पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया के साथ आप देखिए यहाँ पे इंडिया की कनेक्टिविटी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। अब वी कैन आर्ग्यू दैट यस ताजिकिस्तान इज कनेक्टेड विद इंडिया, हाँ, ताजिकिस्तान ऑल्सो, अफगानिस्तान ऑल्सो, बट पाकिस्तान ने हमारा टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रखा है। सो वी डू नॉट हैव अ कनेक्टिविटी, एंड इफ़ वी वांट ग्रेटर एंगेजमेंट विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, वी विल नीड टू हैव बेटर कनेक्टिविटी। पहले बात तो कनेक्शन होना चाहिए। सो रिसेंटली हम लोग ट्राई कर रहे थे दैट वी आर फोकसिंग ऑन द चाबहार पोर्ट डिप्लोमेसी। सो कांडला, या फिर कांडला इन गुजरात, या फिर बॉम्बे से पोर्ट से शिप वुड गो, इट वुड रीच एट अ पोर्ट इन ईरान नोन एज चाबहार। चाबहार से इट विल रीच अफगानिस्तान,
और अफगानिस्तान से कहीं पे भी जा सकता है. So Afghanistan was known as the gateway to Central Asia. Now now because of the emergence of the Taliban और थोड़ा ईरान के साथ भी हमारा काम ठीक नहीं चल रहा आजकल. So there is a problem in this regard. Anyways, this is an opportunity. We are talking about opportunities. So connectivity with Central Asia. So being a member of the SCO, India को advantage होगा. Then third point is stability in Afghanistan. अब हम बोल रहे थे, पहले पॉइंट बोला था कि अफगानिस्तान से टेंशन जा रही है. ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि बीइंग इंडिया बीइंग पार्ट ऑफ द एससीओ ग्रुप, इंडिया कैन इन्फ्लुएंस और ट्राई टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी, bring about consensus in these countries to work for betterment of Afghanistan and to bring about stability in Afghanistan. ऐसे भी तो बोल सकते थे. So India was interested, India is interested in stability in Afghanistan. वो इसका core एक focus area है. And given that Afghanistan is like a gateway to Central Asia, तब भी ये प्रायोरिटी था. अब नेक्स्ट आते हैं, सिंस एससीओ में पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, नाम ही इसका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना. सो इंडिया विल बी एबल टू कंस्ट्रक्टिवली इंगेज. ठीक है, कुछ वर्ड्स यूज़ करने से फ़ायदा रहता है ऐसे. तो कंस्ट्रक्टिवली इंगेज विद पाकिस्तान एंड चाइना, जिसके साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं. कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या बताना, क्या इन दोनों के बीच में टेंशन्स है. उसके बियॉन्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे बहुत क्रिएटिव है. ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ एक्रोनिम्स लेके आते हैं. तो उन्होंने कहा कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स है व्हेन इट कम्स टू एससीओ. सो दिस इज एस फॉर सिक्योरिटी ऑफ अ सिटीजन्स, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, ये आर मतलब एससीओ कंट्रीज. ठीक है, उनको बोल रहे हैं. C for connecting the region, U for uniting our people, R for respect for sovereignty and integrity, E for environment protection. तो environment का साइड भी यहाँ पे आ गया. चलिए, अब इंडिया के लिए challenges क्या है यहाँ पे. So challenges are, first of all, even though this is primarily a focus इनका Central Asia का ही है यहाँ पे, but India does not have a direct land connectivity. So there is a barrier. और हमारे ये जो है यहाँ पे, ये कनेक्टिविटी देते नहीं है. So this is the cause of concern. Then China has introduced a project which is known as Belt and Road Initiative. ठीक है, I hope you get the point. मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको समझ आ जाना चाहिए. Maritime Silk Road and One Belt, One Road. ठीक है, so this is the Maritime Silk Road. So we have a disagreement with China, and primary reason ये है that this Belt and Road Initiative is passing through India's Kashmir through a corridor which is known as China-Pakistan Economic Corridor. So this is a cause of concern. And beyond this, India और पाकिस्तान की बनती नहीं है. Even though we say this is a Eurasian initiative, ultimately तो इसके अंदर चाइना ही है जो सबसे पावरफुल है. तो और हमारे रिलेशंस चाइना के साथ अच्छे नहीं है. So this may impede our cooperation with the SCO countries. तो ये यहाँ पे challenges है. Now you can conclude positively that you can bring about the facet that SCO is a significant group and India should constructively engage in it and try to overcome the difficulties that exist. ठीक है, कैसे भी आप इसको बता सकते हैं. I have a bad throat actually. Okay, question number 2. BRICS grouping succeeded up to a point, but it now confronts multiple challenges due to changes in the geopolitical order. तो ये ब्रिक्स के ऊपर है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, ब्रिक्स ग्रुपिंग के बारे में है. और ब्रिक्स का भी समिट हुआ था यहाँ पे, तो आप ये देख लीजिए. इनफैक्ट ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि इसमें मेरे को काफ़ी कुछ पता लग गया. तो एक तो I suppose this is about the relevance of BRICS. ठीक है, over the years क्या क्या हो रहा है. एक यहाँ पे देखिए, in post Taliban world will Quads rise, see BRICS fall. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनका एक ग्रुपिंग है जिसको हम ब्रिक्स कहते हैं. अब पोस्ट तालिबान आ गया अफगानिस्तान के अंदर. तालिबान एंड इट इज बीइंग, इनके साथ बातें कर रही है रशिया एंड चाइना. दे वांट टू हैव गुड रिलेशंस विद इट. तो रशिया एंड चाइना हो गया यहाँ पे. इंडिया का हमें पता ही है क्या स्टैंड है. ठीक है, इंडिया इज अवर्स टू तालिबान एंड वी हैव एविडेंस दैट तालिबान इतना प्रो इंडिया नहीं है.
So this may affect our cooperation in the region because Russia and China are the two major world countries, powerful countries. China उसमें भी सबसे ज़्यादा powerful है. So this may further create problems. And given कि हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया रशिया चाइना एंगल जो खराब होने वाला है, एक और एक ग्रुपिंग आई है which is known as Quad group. Quad group is seen as a counter to China. It is seen as a counter to China, especially when it comes to the South China Sea politics. तो जब अगर हम चाइना की बात करते हैं यहाँ पे, इस रिगार्ड में चाइना और रशिया एक साथ है, ठीक है. चाइना और रशिया एक साथ क्यों है? क्योंकि यूएसए और चाइना के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट है. जो क्वाड ग्रुपिंग है हमारा, दैट इंक्लूड्स यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. और यहाँ पे यूएस और चाइना नहीं आ रहा, यूएस और रशिया की बनती नहीं है, और रशिया और चाइना की आजकल बहुत अच्छी बन रही है, स्पेशली आफ्टर द यूक्रेन क्राइसिस दैट हैड टेकन प्लेस. ठीक है, क्रीमिया को अनेक्स कर दिया था, यूएसए ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया था, पैसे नहीं थे तो चाइना ने पैसे दिए, कहते हम तो कहते क्या लोगे, तेल दीजिए हमें. सो दैट इज़ हाउ इट वर्कड. सो दिस इज़ द कॉज ऑफ कंसर्न. और फिर अभी यहाँ पे देखिए, India China avoided open clash at BRICS over the issue of COVID-19 origins. ठीक है, and US, UK, Australia form new partnership for Indo-Pacific. So again we see the tensions that are taking place in BRICS. चलिए अब इस पे वापस आते हैं. तो यहाँ पे भी सेम अप्रोच रहेगी जैसे आपने SCO में किया था, सिमिलर साइड होगा, where we start by mentioning, give a very brief introduction about the BRICS. ठीक है, उसके बाद आप बताइए चैलेंजेस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस ही बता सकते हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे सक्सेस बता सकते हैं, बट डू नॉट एक्सीड 30 to 50 वर्ड्स. उसके बाद बताइए चैलेंजेस क्या है यहाँ पे. ठीक है, चैलेंजेस फॉर इंडिया या फिर चैलेंजेस इन द जियोपॉलिटिकल ऑर्डर, ये बताइए आप. उसके बाद बताइए एक वे फॉरवर्ड फॉर ब्रिक्स. ठीक है, ये हमारा ब्रिक्स सेंट्रिक है, ये हमारा इंडिया सेंट्रिक थोड़ा नहीं है. चलिए अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. सो ब्रिक्स बेसिकली कंप्राइज, इसको ऐसे बोला जाता है इट इज़ अबाउट द 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज. पर अगर देखा जाए इसमें से रशिया इज़ नॉट रियली एन इमर्जिंग इकोनॉमी, उसको सेकेंड वर्ल्ड कंट्री भी कहा जाता है. ठीक है, चाइना इज़ अगेन वे अहेड, चाइना काफ़ी आगे निकल चुका है. तो बचा कौन सा? ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका इज़ ऑल्सो नॉट रियली एन इमर्जिंग. So still we call it a 5 major emerging economies. ठीक है, and this was known as BRIC, और साउथ अफ्रीका इसमें ज्वाइन कर गया in 2010. अब अगर हम ब्रिक्स की बात करें यहाँ पे सिग्निफिकेंस या इम्पैक्ट की, सो इट कंप्राइजेज ऑफ 26% ऑफ द लैंड सरफेस वर्ल्ड का एंड 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. जल्दी 42 हो जाएगा गिवन इंडिया की जो रेट पे बढ़ रही है. एनीवेज, एंड इवन व्हेन इट कम्स टू द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब वर्ल्ड जीडीपी कह दीजिए उसको, तो दिस इज 23.2%, ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी. Now the challenges faced by BRICS. First of all, it is marred by various issues. इंडिया और चाइना की बनती नहीं है, लद्दाख इशू हुआ है, डोकलाम इशू हुआ है, तो वी हैव अ बॉर्डर टेंशंस. वी सस्पेक्ट दैट चाइना वांट्स टू एनसर्कल अस यूजिंग इट्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डॉक्ट्रिन. फिर चाइना रशिया की नहीं बनती है, चाइना रशिया की बनती है पर इनकी वेस्ट के साथ नहीं बनती है. अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने कॉड वाले का, एंड द क्रीमियन क्राइसिस उसके बारे में बताया था, यूक्रेन क्राइसिस. एंड देन दीज कंट्रीज साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील, दे आर प्री ऑक्यूपाइड विद इंटरनल इशूज़, करप्शन एलिगेशन है. अभी रिसेंटली जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे, ही वॉज फोर्स टू रिज़ाइन ऑन द इशू ऑफ द कोवैक्सिन. तो कुछ ना कुछ इशूज़ चल रही है, और इससे पहले भी इशू था यहाँ पे. एंड लाइकवाइज फॉर साउथ अफ्रीका. अब अगर हम ब्रिक्स में यहाँ देखें, यहाँ पे जो चीज़ स्टैंड आउट कर रही है दैट इज द सी, चाइना. सो इट इज सीन एज चाइना सेंट्रिक. जो ब्रिक्स टावर है आपका, जो ब्रिक्स का टावर है, जो मेन एंटिटी है, दैट इज ऑल्सो इन शंघाई. वन वे टू से दैट इट इज प्रीडोमिनेटली चाइना सेंट्रिक. चाइना का सिग्निफिकेंस है. न्यू डेवलपमेंट बैंक, वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दैट वाज क्रिएटेड एज एन इनिशिएटिव ऑफ ब्रिक्स बाय फोर्टलेसा अग्रीमेंट, वो भी शंघाई में ही बेस्ड है.
चाइना का इकोनॉमिक हेफ्ट भी इतना ज़्यादा है, पावर भी इतनी है कि वो फ़ायदा तो होना ही है उसको. इट इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड. देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड इम्बैलेंस. सब कंट्रीज़ जो यहाँ पे है वहाँ पे इवन इंडिया की चाइना के साथ बनती नहीं है, फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस है यहाँ पे. एंड ब्रिक्स इज सीन एज अ प्लेटफॉर्म प्राइमरली फॉर चाइना टू फर्दर इट्स एजेंडा. और यहाँ पे अगर हम देखें बाकी कंट्रीज़ को, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, देर इज़ हेट्रोजेनिटी. वो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ नहीं है एक तरह से. रशिया इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ है. चाइना की अपनी है, इंडिया की अपनी है, साउथ अफ्रीका की, ब्राज़ील की अपनी है. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जोग्राफी वाइज भी नहीं है और इमर्जिंग इकॉनमी का स्टेटस भी नहीं है, जैसे आपको पहले बताया था. पर हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें ब्रिक्स जो काम बेसिक उसका जो जिसके लिए जानी जाती थी, इट वाज सीन एज अ लीडर ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़. आजकल वहाँ पे भी थोड़ा वीक हो गई है. थर्ड वर्ल्ड समझ रहे हो, जो कंट्रीज़ कॉलोनाइज थी बाय द यूरोपियन कंट्रीज़, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. सो दे वर सीन एज द लीडर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़. और उनको एक वॉइस मिलती है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, उनको एक वॉइस मिलती है ऑन द मल्टीलैटरल फोरम विच इज़ प्रीडोमिनेटली डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज़. तो यहाँ पे इसका एक फ़ायदा था. बाकी जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चैलेंजेस है, दैट इज़ द ग्लोबल स्लो डाउन दैट इज़ टेकिंग प्लेस. ट्रेड वॉर चल रहा है, एशिया, चाइना, यूएसए, इंडिया का भी चल रहा है. एक्चुअली इंडिया चाइना के बीच में भी टेंशन चल रही है. ट्रेड वॉर हुआ था बीच में आफ्टर द गालवान इशू. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस देयर इज़ प्रोटेक्शनरिज्म. हर एक कंट्री अपना अपना इंटरेस्ट देख रही है यहाँ पे. सो दे वर ट्राइंग टू क्लोज द इकॉनमी. तो अगर सब क्लोज कर देंगे तो फिर कोऑपरेशन कैसे होगा. और फिर कोविड-19 ऑरिजिन्स का तो मेंशन ही था न्यूज़ के अंदर, है ना. यहाँ पे था कोविड-19 ऑरिजिन्स. आप अफ़गानिस्तान का भी इशू बता सकते हैं यहाँ पे. सो ये सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पे. और देखा जा रहा है दैट ब्रिक्स इज़ नॉट डूइंग इनफ फॉर द कॉज ऑफ द ग्लोबल साउथ, जिसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी कहते हैं. तो ये एक प्रॉब्लम है. तो अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. वे फॉरवर्ड हो सकता है कि कंट्रीज़ आपस में काम करें कि जो असिमेट्री हो रखी है, जो चाइना सेंट्रिक है, वो इम्बैलेंस को रेक्टिफाई किया जाए. दूसरी चीज़ हो सकती है दैट वी कैन वाइडन द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. हम इंक्लूड कर सकते हैं एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, डिज़ास्टर रेजिलियंस, डिजिटल हेल्थ. सो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कोऑपरेशन बढ़ाई जा सकती है. और दूसरी बात, जो ब्रिक्स जिसका बेसिक फोकस था ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड. हम लोग यूएसए वाला जो था वो यूनिपोलर था. अभी हमें लग रहा है यूनिपोलर ख़त्म ही हो गया विद अफगानिस्तान में जो यूएसए निकला है वहाँ से. So we are looking at a multipolar world where the power is not centered around one country but it is across various centers of power. So वो cause को इसको वापस take up करना चाहिए. And likewise BRICS may increase its engagement when it comes to climate change talks, when it comes to WTO or the UN's Sustainable Development Goals. बस आज इतना ही है हमारे पास इस एनालिसिस में ऑफ आंसर राइटिंग. सो दिस इज़ इट. Thank you for streaming in to Nimbus IES with me, Shubhashish Singh Rehal. Bye bye, take care and all the best.